नमस्ते। इस शांत और सुरक्षित जगह में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। अपने शरीर को बिस्तर की कोमलता में ढीला छोड़ दें। एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे, और उसे उतनी ही धीरे बाहर निकालें। महसूस करें कि कैसे हर सांस के साथ आपके कंधों और गर्दन का तनाव कम हो रहा है। यहाँ आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। यह समय आपका है। बाहरी दुनिया की आवाजें अब दूर हो रही हैं। अगले कुछ समय तक मेरी आवाज केवल एक हल्की गूंज की तरह आपके साथ रहेगी। अगर आप बीच में सो जाते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। इन कहानियों का मकसद ही आपको शांति की गोद में सुलाना है। अब जब आपका मन और शरीर पूरी तरह शांत हो चुके हैं, चलिए समय के पीछे चलते हैं। एक ऐसी यात्रा पर जहां समय बहुत धीरे चलता है। कल्पना कीजिए, साल 1850 की एक दोपहर, कलकत्ता की उमस भरी गर्मी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के कमरे के भीतर एक अजीब सी शांति है। मेज पर बड़े बड़े नक्शे फैले हुए हैं। ये कागज पुराने हैं, जिनकी बनावट थोड़ी खुरदरी है। इस शांत कमरे में केवल कागजों के पलटने की आवाज सुनाई देती है। भारत के विशाल भूगोल को लोहे की पटरियों से बांधने का विचार यहीं से शुरू हुआ। यह कोई रोमांचक कहानी नहीं है, बल्कि गणनाओं, रेखाओं और दूरदर्शिता की एक धीमी प्रक्रिया है। जेम्स जॉन बर्कले जैसे इंजीनियर घंटों तक केवल दूरियों को मापते थे। बॉम्बे से उत्तर की ओर जाने वाली उन पतली काली रेखाओं को देखिए। वे रेखाएं ऊबड़ खाबड़ रास्तों, नदियों और जंगलों के बीच से होकर गुजरती हैं। इंजीनियरों के लिए यह केवल नक्शा नहीं था, यह मिट्टी की गहराई, समुद्र तल से ऊंचाई और पत्थरों की मजबूती का हिसाब था। उनकी पेंसिलें धीरे धीरे कागज पर चलती थीं। 1 मील, फिर दूसरा मील, और फिर तीसरा। कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस अंकों की एक लंबी कतार थी जो रजिस्टरों के पन्नों को भरती जा रही थी। हवा में पुराने कागज और स्याही की महक है। हर एक मोड़, हर एक ढलान को बड़ी बारीकी से परखा गया। जब आप इस योजना के बारे में सोचते हैं तो महसूस करें कि समय कैसे ठहर गया है। नक्शे की उन सफेद जगहों को देखें जहां अभी कुछ भी नहीं बना है। वहां केवल शांति है, एक ऐसी शांति जो आने वाले दशकों तक चलने वाली एक लंबी यात्रा की नींव रख रही है। अब अपना ध्यान उन चीजों पर लगाइए जिनसे यह रास्ता बना है। रेल की पटरियां केवल धातु की रेखाएं नहीं हैं, वे हजारों टन वजन और मेहनत का परिणाम है। सबसे पहले उन लकड़ियों के बारे में सोचें जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। ये भारी, गहरे रंग के सागवान और शीशम के लट्ठे हैं। इन्हें दूर के जंगलों से काट कर लाया गया है। हर एक स्लीपर की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बिल्कुल एक जैसी है। जब इन्हें जमीन पर बिछाया जाता है तो इनसे निकलने वाली ताज़ा लकड़ी और तेल की हल्की महक हवा में घुल जाती है। 1 मील की दूरी तय करने के लिए लगभग 2000 ऐसे स्लीपरों की जरूरत होती है। कल्पना कीजिए, एक के बाद एक हजारों लट्ठे एक ही क्रम में रखे जा रहे हैं। और फिर आता है लोहा। इंग्लैंड की भट्टियों से निकला यह कच्चा लोहा, जिसे जहाज़ों के जरिए हजारों मील दूर लाया गया। ये पटरियां ठंडी और चिकनी हैं। जब सूरज की पहली किरणें इन पर पड़ती हैं तो ये हल्की सी चमकती हैं। इनका वजन और इनकी मजबूती ही इस पूरे सफ़र का आधार है। मजदूर बड़े बड़े हथौड़ों से इन पटरियों को स्लीपरों के साथ जोड़ते हैं। हर चोट की आवाज़ एक जैसी है, एक लय में, धीमी और स्थिर। यह धातु और लकड़ी का मेल है जो जमीन पर एक अंतहीन रास्ता बना रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जमीन ऊपर उठने लगती है। अब हम भोर घाट के पास हैं। यहाँ का नज़ारा बदल गया है। यहाँ मैदान नहीं, बल्कि ठोस और काली चट्टानें हैं। यहाँ काम की गति और भी धीमी हो जाती है। हजारों मजदूर यहाँ दिन रात काम कर रहे हैं। उनके हाथों में भारी छेनी और हथौड़े हैं। पत्थर पर लोहे के टकराने की आवाज को सुनिए। टिक टिक टिक। यह आवाज गूंजती नहीं,
बल्कि पहाड़ों की खामोशी में समा जाती है। यहाँ 28 सुरंगें बनाई जानी हैं। पहाड़ के भीतर का अंधेरा ठंडा और शांत है। मशालों की हल्की रोशनी में दीवारें गीली और खुरदरी दिखाई देती हैं। हर एक इंच सुरंग बनाने में हफ्तों का समय लगता है। यह जल्दबाजी का काम नहीं है, यह धैर्य का काम है। पसीने की बूंदें, ठंडी चट्टानें और धूल का धीमा गुबार पहाड़ को काटकर बनाया गया। यह रास्ता एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, लेकिन इसके पीछे केवल एक ही चीज है, एक ही लय में बार बार की जाने वाली मेहनत। पत्थरों का गिरना, मलबे का हटाया जाना और फिर से खुदाई। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि ऐसा लगता है मानो पहाड़ खुद धीरे धीरे रास्ता दे रहा हो। अब उस मशीन की कल्पना करें जो इस रास्ते पर चलने वाली है। यह फाल्कलैंड नाम का एक विशाल भाप का इंजन है। यह लोहे, तांबे और पीतल से बना एक भारी ढांचा है। इसके भीतर आग है, लेकिन वह आग एक नियंत्रित तरीके से जल रही है। इंजन के भीतर के सिलेंडरों को देखें, वे बड़े और चमकदार हैं। जब पानी उबलता है और भाप बनती है तो वह भाप धीरे धीरे पिस्टन को हिलाती है। यह मशीन की सांस लेने जैसी आवाज है, फुस 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 फुस। इसके बड़े बड़े पहिए, जिनका व्यास 5 फीट से भी ज्यादा है, बहुत भारी हैं। जब ये पहिए पहली बार पटरी को छूते हैं तो लोहा लोहे से मिलता है। कोयले के जलने की हल्की सी गंध, गर्म धातु की महक और भाप का सफेद बादल। यह इंजन तेज दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि शक्ति और स्थिरता के लिए बना है। इसके हर पुर्जे को तेल से चिकना किया गया है। वाल्व का खुलना और बंद होना, चेन का खींचना और लोहे के जोड़ों का हिलना, सब कुछ एक बहुत ही धीमी और सुखद लय में होता है। यह मशीन जीवित नहीं है, लेकिन इसकी धड़कन इस शांत वातावरण में एक संगीत की तरह महसूस होती है। 16 अप्रैल 1853 दोपहर के 3:35 हुए हैं। बोरी बंदर स्टेशन पर एक अजीब सी शांति है, हालांकि वहां सैकड़ों लोग जमा हैं। हवा में गर्मी है, लेकिन समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवा का एक झोंका कभी कभी महसूस होता है। इंजन फाल्कलैंड तैयार है। उसकी चिमनी से काला धुआं बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। गार्ड ने अपनी हरी झंडी उठाई और एक लंबी धीमी सीटी बजाई। ट्रेन बहुत धीरे से हिलने लगी। लोहे के पहियों का पटरी पर रेंगना, चरचराहट की एक धीमी आवाज। यह दौड़ नहीं है, यह एक बहुत ही धीमी शुरुआत है। 21 मील का सफर, जिसमें लगभग 55 मिनट लगेंगे। लोग खिड़कियों से बाहर देख रहे हैं, जहां खेत और झाड़ियां धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। सब कुछ एक लय में है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, स्टेशन एक एक करके आते हैं। उनके नाम और उनके बीच की दूरियां एक गणितीय संगीत की तरह हैं। बोरी बंदर से भायखला, भायखला से सायन, सायन से भांडुप और फिर ठाणे। हर स्टेशन के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय बिल्कुल निश्चित है। हर स्टेशन पर रुकने की अवधि, पानी भरने का समय और फिर से इंजन का धीरे धीरे गति पकड़ना। इन नामों को सुने, भायखला, सायन, भांडुप। ये शब्द आपके मन में एक शांत चित्र बनाते हैं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिछी हुई बजरी, वहां खड़ी लकड़ी की बेंचें और खामोश लालटेन। हर मील का पत्थर एक संख्या है, 1, 2, 3, 18, 21। संख्याएं घटती हैं और समय बढ़ता जाता है। सब कुछ अपने स्थान पर स्थिर है। दिन ढल चुका है। अब इंजन शांत खड़ा है। उसकी धातु अभी भी थोड़ी गर्म है, जो धीरे धीरे ठंडी हो रही है। टिक टिक की आवाज आती है, जैसे वी लोहा सिकुड़ता है। यह इंजन के सोने का समय है। मजदूरों ने आग बुझा दी है। कोयले की राख ठंडी हो रही है। स्टेशन की लाइटें धीमी हो गई हैं। केवल दूर कहीं एक पहरेदार के कदमों की आवाज सुनाई देती है। रेल की पटरियां चांदनी में ठंडी और नीली दिखाई देती हैं। वे दूर तक जाती हैं, अंधेरे में विलीन हो जाती हैं। वहां कोई हलचल नहीं है, कोई शोर नहीं है, केवल रात की गहरी खामोशी है।
पूरा नेटवर्क आग वर्कल कारती इनकल की हजारों मील का लोहा और लकड़ी अब नींद की आगोश में है। आप भी उसी शांति का हिस्सा हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, लोहे की ये लकीरें भारत के नक्शे पर गहरी होती गईं। 1854 में पूर्व में कलकत्ता से रानीगंज तक का रास्ता खुला। फिर दक्षिण में मद्रास रेलवे ने अपना काम शुरू किया। कल्पना कीजिए एक विशाल मकड़ी के जाल की, जो धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप को ढंक रहा है। हर नया स्टेशन एक जैसा ही दिखता है। वही लाल ईंटें, वही लोहे की छतें और वही लकड़ी के सिंचन यंत्र। इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, शहरों के नाम जुड़ते जाते हैं, लेकिन रेल की पटरी की चौड़ाई वही रहती है, 1676 मिलीमीटर। यह एक ऐसा नियम है जिसे कोई नहीं बदलता। हजारों मील का सफर और हर इंच पर वही सटीकता। रेल के इस विस्तार में कोई शोर नहीं है, बस नक्शे पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई एक अटूट रेखा है। रेलवे केवल यात्रा नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रखरखाव करने वाले दल पटरियों पर निकलते हैं। उनके पास एक छोटा सा हथौड़ा होता है। वे हर जोड़, हर बोल्ट को धीरे से ठोककर उसकी आवाज सुनते हैं। टन टन टन। यह एक लयबद्ध जांच है जो हजारों मील तक चलती है। इंजनों के डिब्बों में तेल की एक भारी गंध हमेशा बनी रहती है। वहां सफाई करने वाले लोग सूती कपड़ों से पीतल के हैंडल को चमकाते हैं। वे पहियों के बीच के हिस्सों में गाढ़ा ग्रीस लगाते हैं। यह काम बहुत धीमा है। ग्रीस का हर हिस्सा, हर पुर्जे की सफाई, यह सब इसलिए किया जाता है ताकि मशीनें बिना किसी रुकावट के चलती रहें। जब सब कुछ ठीक होता है तो पूरा स्टेशन एक गहरी शांति में डूबा रहता। केवल कहीं दूर से पानी के पंप की एक धीमी आवाज आती है। अब हमारी आज की यह ऐतिहासिक यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। चांदनी रातों में जब कोई ट्रेन नहीं चलती तो ये पटरियां एक शांत नदी की तरह लगती हैं जो इतिहास के पन्नों से होकर गुजर रही हैं। शोर थम चुका है, भाप ठंडी हो चुकी है। लोहे की गर्माहट अब केवल एक याद है। आपकी सांसें अब पूरी तरह से स्थिर और गहरी हैं। समय का पहिया रुक गया है, लेकिन दुर्भाग्य से अगर आप मेरी आवाज अभी भी सुन रहे हैं और अब तक नींद की आगोश में नहीं खोए हैं, तो निराश न हो। शायद यह कहानी आपके मन को पूरी तरह शांत करने के लिए काफी नहीं थी, पर चिंता न करें, हमारी अगली कहानी बस तैयार ही है। वह इससे भी अधिक धीमी और भी अधिक उबाऊ होगी, जो शायद आपको सच में गहरी नींद के उस पार ले जाएगी जहां केवल सपने हैं। तब तक के लिए शांति और शुभ रात्रि। दार्जिलिंग चाय, एक संपूर्ण और अद्यतन विश्लेषण 2026। भूमिका: हिमालय का शाश्वत गौरव। दार्जिलिंग चाय केवल एक कृषि उत्पाद नहीं है, यह प्रकृति, इतिहास और मानवीय सूक्ष्मता का एक उत्कृष्ट मेल है। इसे चाय की शैंपेन कहना केवल एक मार्केटिंग रणनीति नहीं है, बल्कि इसके असाधारण गुणों का सम्मान है। हिमालय की गोद में स्थित दार्जिलिंग की पहाड़ियों में उगाई जाने वाली यह चाय अपनी विशिष्ट मस्कटेल सुगंध के लिए जानी जाती है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसके हर पहलू को आधुनिक संदर्भ में समझेंगे। ऐतिहासिक यात्रा। डॉ. आर्थर कैंपबेल की दूरदर्शिता। दार्जिलिंग में चाय की कहानी 1841 में शुरू हुई। डॉ. आर्थर कैंपबेल। डॉक्टर आर्थर कैम्बल ने सबसे पहले अपने निजी बगीचे में चीन से लाए गए कैमेलिया सिनेंसिस के बीज बोए थे। उनकी इस सफलता ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े पैमाने पर बागान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। 1850 के दशक तक कर्सियांग
और दार्जिलिंग के बीच की खड़ी ढलानों को चाय की झाड़ियों से ढक दिया गया था। आज दार्जिलिंग के 87 प्रमाणित बागान न केवल भारत बल्कि दुनिया की सांस्कृतिक धरोहर हैं। अद्वितीय टेरुआ और सूक्ष्म जलवायु। दार्जिलिंग चाय की अनूठी पहचान यहाँ के टेरुआर में निहित है। यहाँ की मिट्टी अम्लीय एसिडिक है, जिसका पीएच मान औसतन 4.5 से 5.5 के बीच रहता है। पहाड़ियों की तीव्र ढलान पानी के जमाव को रोकती है, जो जड़ों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। समुद्र तल से 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये बागान साल के अधिकांश समय धुंध और बादलों से घिरे रहते हैं। यहाँ की वार्षिक वर्षा औसतन 2500 से 3000 मिमी के बीच होती है, जो प्रत्येक बागान की ऊंचाई के अनुसार भिन्न हो सकती है। यह कम धूप और ठंडी हवाएं पत्तियों के विकास को धीमा करती हैं, जिससे उनमें रसायनों का संकेंद्रण बढ़ जाता है। इसी से वह प्रसिद्ध मस्कटेल स्वाद पैदा होता है। कटाई के मौसम। फ्लश का सूक्ष्म विज्ञान। दार्जिलिंग चाय की पहचान इसके विभिन्न फ्लश या कटाई के मौसमों से होती है। 1. फर्स्ट फ्लश वसंत। यह फरवरी के अंत से अप्रैल तक चलता है। यह चाय सबसे हल्की और ताज़ा होती है। इसका रंग हल्का सुनहरा होता है और इसमें फूलों की तीव्र सुगंध होती है। 2. सेकेंड फ्लश ग्रीष्म, मई से जून तक। इसे सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। इसमें पके हुए अंगूर जैसी मिठास और एक गहरा एम्बर रंग होता है। 3. मॉनसून फ्लश, जुलाई से सितंबर तक। भारी बारिश के कारण पत्तियां जल्दी बढ़ती हैं, जिससे स्वाद कड़क हो जाता है। 4. ऑटमनल फ्लश, शरद जनवरी अक्टूबर से नवंबर तक। इसमें एक विशेष तांबे जैसा रंग और सूक्ष्म मिठास होती है। ऑर्थोडॉक्स प्रसंस्करण, एक जटिल शिल्प। दार्जिलिंग चाय को आज भी पारंपरिक ऑर्थोडॉक्स विधि से बनाया जाता है। इसमें मशीन से ज्यादा मानवीय कौशल की भूमिका होती है। विदरिंग मुरझाना, ताजी पत्तियों को 14 से 18 घंटों तक नियंत्रित हवा के प्रवाह में रखा जाता है, ताकि उनकी नमी 60% तक कम हो सके। रोलिंग बेलना, पत्तियों को धीरे धीरे मशीनों में घुमाया जाता है ताकि उनकी कोशिकाएं टूटें और प्राकृतिक तेल बाहर निकलें। ऑक्सीडेशन किण्वन, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। चाय के मास्टर तय करते हैं कि पत्तियों को कितनी देर हवा में रखना है। फायरिंग सुखाना, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए पत्तियों को गर्म हवा में सुखाया जाता है। प्रमुख चाय बागान। दार्जिलिंग के जीवित इतिहास। दार्जिलिंग के 87 बागानों में से कुछ का नाम दुनिया भर में एक ब्रांड के रूप में जाना जाता है। मकाईबारी, यह दुनिया का पहला ऑर्गेनिक चाय बागान था। इसकी सिल्वर टिप्स इंपीरियल चाय चांदनी रात में तोड़ी जाती है और रिकॉर्ड कीमतों पर बिकती है। कैसलटन, यह बागान अपनी विशिष्ट खुशबू और शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया भर के टी सोमेलिएर पसंद करते हैं। मार्गरेट्स होप, 1930 के दशक में स्थापित यह बागान अपनी चीन किस्म की चाय के लिए मशहूर है। इसका नाम बागान मालिक की बेटी की याद में रखा गया था। ग्रेडिंग प्रणाली। SFTF4 का रहस्य। दार्जिलिंग चाय की ग्रेडिंग बहुत सख्त है। सबसे उच्च श्रेणी SFT-GFOP1 स्पेशल फाइनेस्ट टिपी गोल्डन फ्लावरी ऑरेंज पेको 1 है। इसका अर्थ है कि इसमें केवल सबसे ऊपरी कलियां और कोमल पत्तियां शामिल हैं। इसके बाद TGFOP और GFOP जैसी श्रेणियां आती हैं। सबसे बारीक कणों को डस्ट या चाय का चूर्ण कहा जाता है। एक सच्चे पारखी के लिए ये अक्षर चाय के निर्माण में की गई मेहनत की कहानी कहते हैं। भौगोलिक संकेत GI टैग और इसकी कानूनी गरिमा। 2004 में दार्जिलिंग चाय भारत का पहला उत्पाद बनी जिसे GI टैग प्राप्त हुआ।
इसका कानूनी अर्थ यह है कि केवल उन्हीं चाय को दार्जिलिंग चाय कहा जा सकता है जो निर्धारित 87 बागानों में पैदा हुई हों। यह लेबल लंदन, पेरिस और ब्रुसेल्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी शुद्धता की गारंटी देता है। बाजार में नकली चाय की समस्या आज भी गंभीर है, लेकिन जीआई टैग ने इसकी ब्रांड वैल्यू को सुरक्षित रखा है। आर्थिक चुनौतियां। 2026 का वर्तमान परिदृश्य। आज दार्जिलिंग का चाय उद्योग एक कठिन दौर से गुजर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न अनिश्चित हो गया है। 2024 में कुल उत्पादन लगभग 5.71 मिलियन किलोग्राम रहा, जबकि 2025 में यह और गिरकर लगभग 5.3 मिलियन किलोग्राम के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है, 2017 की हड़ताल को छोड़कर। इसके मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम, श्रमिकों की भारी कमी, उच्च अनुपस्थिति दर, बढ़ती उत्पादन लागत और नेपाल से आने वाली सस्ती चाय की प्रतिस्पर्धा है। इन चुनौतियों के बावजूद बागान मालिक अब सस्टेनेबिलिटी और प्रीमियम क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। चाय और स्वास्थ्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि दार्जिलिंग चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें थियाफ्लेविन्स और थियारुबिजिन्स जैसे महत्वपूर्ण पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। इसमें मौजूद एल-थियनीन नामक अमीनो एसिड मानसिक शांति और एकाग्रता प्रदान करता है। ग्रीन और व्हाइट टी के संस्करणों में कैचिन्स की मात्रा और भी अधिक होती है। चाय बनाने की कला। एक साधना। एक आदर्श प्याला दार्जिलिंग चाय बनाना किसी साधना से कम नहीं है। पानी की गुणवत्ता और तापमान का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तापमान। कभी भी उबलते पानी 100°C का उपयोग न करें। फर्स्ट फ्लश के लिए 80°C और सेकंड फ्लश के लिए लगभग 90°C का तापमान आदर्श है। समय। पत्तियों को 3 से 5 मिनट तक ही भिगोएं। स्टीपिंग। बर्तन। इसे हमेशा सफ़ेद चीनी मिट्टी, पोर्सलेन के बर्तनों में परोसें। इसमें दूध या चीनी न मिलाएं ताकि इसके सूक्ष्म मस्केटेल स्वाद का आनंद लिया जा सके। खाद्य युग्मन, फूड पेयरिंग और जीवन शैली। आधुनिक जीवन शैली में दार्जिलिंग चाय को विभिन्न व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है। वसंत की चाय फर्स्ट फ्लश हल्के स्नैक्स, फलों के तीखे स्वाद या कस्टर्ड के साथ बहुत अच्छी बैठती है। गर्मियों की चाय सेकंड फ्लश का गहरा स्वाद चॉकलेट, सूखे मेवों या मसालेदार व्यंजनों के साथ संतुलन बनाता है। यह चाय न केवल एक पेय है बल्कि एक शांतिपूर्ण ब्रेक का माध्यम भी है। श्रमिकों का जीवन। रीढ़ की हड्डी। चाय बागानों की असली ताकत वहाँ के श्रमिक हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं। वे बड़ी कुशलता से 2 पत्ती और 1 कली चुनती हैं। उनकी उंगलियों का जादू ही चाय के स्वाद को निर्धारित करता है। आज बागानों में श्रमिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास सुनिश्चित करना उद्योग के भविष्य के लिए अनिवार्य है। उनके संघर्ष और समर्पण के बिना दार्जिलिंग चाय का अस्तित्व संभव नहीं है। टी टेस्टिंग शब्दावली। पारखियों की भाषा। एक विशेषज्ञ जब चाय को चखता है तो वह विशेष शब्दों का उपयोग करता है। ब्राइट। चाय का जीवंत और साफ रंग। ब्रिस्क। एक ताज़ा और तीखा स्वाद जो तालू पर महसूस होता है। ब्लूम। सूखी पत्तियों की चमक जो उनके अच्छे प्रसंस्करण को दर्शाती है। बॉडी। चाय का भारीपन या हल्कापन जो मुंह में महसूस होता है। निष्कर्ष। एक वैश्विक विरासत को बचाना। दार्जिलिंग चाय केवल एक व्यापारिक वस्तु नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक पहचान है। हिमालय की ढलानों पर उगने वाली ये पत्तियां 180 साल पुराने इतिहास और हजारों श्रमिकों की मेहनत की गवाह हैं। जब आप इसका एक प्याला पीते हैं तो आप केवल चाय नहीं पी रहे होते,
बल्कि आप उस मिट्टी और हवा का सम्मान कर रहे होते हैं जहां यह पैदा हुई है। इसकी शुद्धता और गरिमा को बनाए रखना हर चाय प्रेमी का सामूहिक कर्तव्य है। यह भविष्य में भी अपनी मस्केटेल सुगंध से दुनिया को मंत्रमुग्ध करती रहेगी। सांसों का क्रम और प्रारंभिक शांति। अब आप अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। अपने शरीर को बिस्तर पर ढीला छोड़ दें। बाहर की दुनिया को धीरे धीरे धुंधला होने दें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और धीरे से उसे बाहर छोड़ें। महसूस करें कि हर सांस के साथ आपके शरीर का तनाव कम हो रहा है। हम आज एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां केवल शांति है, जहां समय रुक गया है और जहां बादलों का धीमा चलना ही एकमात्र सत्य है। कल्पना कीजिए कि आप एक ठंडे अंधेरे कमरे में बैठे हैं और बाहर मानसून की पहली आहट सुनाई दे रही है। मई की गर्मी और वायुदाब का विज्ञान। मई का महीना अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। हवा थमी हुई है। तापमान 45°C के आसपास स्थिर है। यह एक स्थिर गर्मी है। जमीन धीरे धीरे गर्म हो रही है। भौतिकी के नियमों के अनुसार गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। थार के मरुस्थल के ऊपर एक विशाल निम्न वायुदाब लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। यह निम्न वायुदाब बहुत धीरे धीरे विकसित होता है। 1 मिलीबार, फिर दूसरा मिलीबार। हवा का घनत्व बदल रहा है। यह एक मूक प्रक्रिया है। दक्षिण में हिंद महासागर के ऊपर हवा भारी है, नमी से भरी है और ठंडी है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा का प्रवाह शुरू होने वाला है। यह प्रवाह बहुत धीमा है, बहुत निरंतर है। हिंद महासागर की विशालता और नमी हजारों किलोमीटर दूर। नीला समंदर हिल रहा है। पानी की सतह से नमी धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। वाष्पीकरण इवैपोरेशन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। एक बूंद इवैपोरेशन, एक बूंद इवैपोरेशन, करोड़ों बूंदें। हवा इन बूंदों को अपने भीतर समेट रही है। आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। 70%, 80%, 90%। हवा अब भारी हो गई है। यह भारीपन थका देने वाला नहीं बल्कि शांत करने वाला है। बादल धीरे धीरे बन रहे हैं। वे गहरे भूरे और नीले रंग के हैं। वे समुद्र की लहरों के ऊपर तैर रहे हैं। जैसे कोई विशाल शांत जीव सो रहा हो। केरल का तट और आगमन की सामान्य तिथि सामान्यतः 1 जून के आसपास। मानसून की पहली शाखा केरल के तट से टकराती है। इसे हम मानसून का विस्फोट कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक धीमी शुरुआत है। मालाबार के तट पर नारियल के पेड़ धीरे धीरे हिल रहे हैं। समुद्र की गंध हवा में घुल गई है। क्षितिज पर बादल धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। एक के बाद एक बादलों की कतारें। कोच्चि और तिरुवनंतपुरम की गलियों में पहली बूंद गिरती है। मिट्टी उसे सोख लेती है, फिर दूसरी बूंद, फिर तीसरी। बारिश का एक लयबद्ध संगीत शुरू होता है। टिप टिप टिप। यह आवाज निरंतर है। यह आवाज आपको गहरी नींद की ओर ले जा रही है। पश्चिमी घाट की ढलान और बादलों का संघर्ष। बादल अब पश्चिमी घाट की ऊंची पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे हैं। सह्याद्री की पर्वतमालाएं बादलों का रास्ता रोकती हैं। बादल धीरे धीरे पहाड़ की ढलानों के साथ ऊपर चढ़ते हैं। जैसे जैसे वे ऊपर जाते हैं, वे ठंडे होते जाते हैं। संघनन कॉन्डेंसेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। पहाड़ों की चोटी पर कोहरा छा गया है। सब कुछ धुंधला है। महाबलेश्वर और लोनावला की पहाड़ियों में बारिश निरंतर हो रही है। पत्तों से पानी की बूंदें गिर रही हैं। टप टप टप। हर बूंद के गिरने का एक ही अंतराल है। यह एक अंतहीन चक्र है। मौसिन आराम और नमी का चरम। अब हम पूर्व की ओर चलते हैं।
मेघालय की खासी पहाड़ियों में एक छोटा सा स्थान है मौसिनराम। मौसिनराम यहाँ की दुनिया हमेशा भीगी रहती है। यहाँ की वार्षिक वर्षा लगभग 11,872 मिमी होती है। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। कल्पना कीजिए, साल के हर दिन, हर घंटे बारिश की हल्की फुहार गिर रही है। यहाँ की मिट्टी कभी नहीं सूखती। यहाँ के पेड़ों पर काई मॉस की मोटी परत जमी है। मौसिनराम में समय का अर्थ बदल जाता है। यहाँ केवल पानी के गिरने की आवाज़ है। यह आवाज़ आपके कानों में एक लोरी की तरह गूंज रही है। सो जाइए, मौसिनराम की बारिश में सब कुछ सुरक्षित है। गंगा के मैदानी इलाकों में विस्तार, मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर बढ़ती है। सुंदरबन के जंगलों से होती हुई यह कोलकाता, पटना और वाराणसी की ओर बढ़ती है। हवा की गति स्थिर है। बादलों की चादर अब पूरे आसमान पर फैल गई है। धूप अब केवल एक स्मृति है। हर जगह एक कोमल धूसर ग्रे रोशनी है। यह रोशनी आंखों को आराम देती है। गंगा का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1 इंच, 2 इंच। नदी शांत है। उसका बहाव गहरा और स्थिर है। खेतों में पानी भर रहा है। धान के पौधे पानी में डूबे हुए हैं। वे धीरे धीरे पानी के साथ झूम रहे हैं। कृषि और सांख्यिकी का मौन। भारत की लगभग आधी कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है। लगभग 50% किसान केवल इन बादलों के भरोसे अपनी मेहनत करते हैं। खरीफ की फसलें, धान, मक्का, ज्वार सब बादलों की प्रतीक्षा में है। जलाशयों, रिजर्वॉयर्स के आंकड़े धीरे धीरे बदल रहे हैं। भाखड़ा नंगल, टिहरी, हीराकुंड बांधों में पानी का स्तर 20% से बढ़कर 25% हो रहा है। यह सांख्यिकी उबाऊ हो सकती है, लेकिन यह स्थिरता का प्रतीक है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। प्रकृति अपना हिसाब किताब बहुत सावधानी से रखती है। बारिश की आवाज़ों का विश्लेषण। बारिश हर सतह पर अलग आवाज़ करती है। जब वह टिन की छत पर गिरती है तो एक धात्विक और तेज संगीत पैदा होता है। जब वह चौड़े पत्तों पर गिरती है तो एक भारी और धीमी आवाज़ आती है। जब वह सूखी मिट्टी पर गिरती है तो वह पहले फुसफुसाती है। और जब वह खिड़की के कांच पर गिरती है तो वह छोटी छोटी धाराएं बनाती है। इन सभी आवाज़ों को ध्यान से सुने। ये सभी आवाज़ें मिलकर एक सफ़ेद शोर, वाइट नॉइज़ पैदा करती हैं। यह शोर आपके दिमाग के हर विचार को मिटा रहा है। अब केवल शांति है, केवल बारिश है। मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेट्रिकोर, धरती की अपनी एक गंध है। जब बारिश की बूंदें मिट्टी के छिद्रों में फंसी हवा को बाहर निकालती हैं तो एक सुगंध पैदा होती है। इसे पेट्रिकोर कहते हैं। यह गंध आपको अपनी जड़ों की याद दिलाती है। यह गंध पुरानी यादों की तरह धुंधली और कोमल है। यह आपको सुरक्षित महसूस कराती है, जैसे आप अपने बचपन के घर में हों, कंबल के भीतर दुबके हुए और बाहर बारिश हो रही हो। अब आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। शैन, हरी मानसून और जलभराव की शांति। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मानसून का स्वरूप बदल जाता है। कंक्रीट की सड़कों पर पानी जमा होने लगता है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है। लोग छतरियों के नीचे धीरे धीरे चलते हैं। कभी कभी बारिश बहुत तेज हो जाती है और शहरों में गाड़ियों की रफ्तार कुछ कर रहे हैं में पानी भर जाता है। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच भी एक शांति है। ट्रैफिक का शोर बारिश की आवाज़ में दब जाता है। सब कुछ रुक जाता है। प्रकृति शहर को याद दिलाती है कि वह अभी भी शक्तिशाली है। और फिर धीरे धीरे सब कुछ फिर से संतुलित हो जाता है। 2026 का परिदृश्य और जलवायु का चक्र। आजकल हम देख रहे हैं कि मानसून का मिजाज थोड़ा बदल गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण स्थितियां अनिश्चित हो सकती हैं। कभी बारिश समय से पहले आती है, कभी देर से, लेकिन अंततः चक्र पूरा होता है। प्रकृति हमेशा अपना संतुलन ढूंढ लेती है। बादलों का आना, बरसना और फिर विदा होना,
यह एक शाश्वत सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करें। आने वाले कल की चिंता छोड़ दें। अभी केवल यह क्षण है। निष्कर्ष और निद्रा की अनुमति। अब रात गहरी हो गई है। बाहर बारिश की गति धीमी हो गई है। अब वह केवल एक हल्की फुहार है। हवा ठंडी और सुखद है। आपके कमरे की रोशनी मध्यम है। आपकी सांसें अब पूरी तरह से लयबद्ध हैं। आपका शरीर भारी महसूस हो रहा है, जैसे वह रूई के बादलों में धंसता जा रहा हो। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको जागने की जरूरत नहीं है। यह समय आराम का है। यह समय विलीन हो जाने का है। धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे 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 आप नींद की गहराइयों में जा रहे हैं। शुभ रात्रि। शांति, शांति, शांति। एक पुराने लोहे के फाटक पर गिरती बूंदें, धीरे धीरे जंग के निशानों से बहती हुई। मिट्टी के एक छोटे से घड़े के भीतर जमा होता पानी। एक एक बूंद की गिनती। पेड़ की एक सूखी टहनी जो धीरे धीरे पानी से भारी होकर नीचे झुक रही है। बिजली के तारों पर बैठी कुछ गौरैयां जो अपने पंखों को झड़ रही हैं। सड़क किनारे लगे एक पुराने बेंच पर पानी की एक पतली परत का जमना। एक खाली बाल्टी में गिरती बूंदों की गूंज जो समय के साथ धीमी होती जाती है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि आर्द्रता का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हवा की दिशा 210 डिग्री दक्षिण पश्चिम है। हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आंकड़े स्थिर हैं। इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में तापमान गिर रहा है। ओस बिंदु ड्यू पॉइंट अब करीब आ रहा है। यह सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित है। यह सब कुछ बहुत ही शांत है।